सो हेलो एवरीवन। आज अपन सरफासी एक्ट पढ़ेंगे और कोशिश करूँगा कि जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं सीएस प्रोफेशनल के लिए ओपन बुक हो या फिर सीआरआई का पार्ट अपना 3 या सी, तो वो पूरा कवर हो जाए। तो ज़्यादा टफ नहीं है। अपन इसको स्टार्ट करते हैं। मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं सारे, तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा इससे। मतलब बुक में तो बहुत ज़्यादा दे रखा है जो कि इतना लेजिटिमेट नहीं है पढ़ने के लिए, बहुत ज़्यादा है उसमें। तो अपन ने यहाँ नोट्स बना रखे हैं, अपन इसी नोट से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सरफासी एक्ट की। तो सरफासी तीन चार चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। दैट इज सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो अपन इसको एक एक करके समझेंगे, बट उससे पहले अपने को ये जो चार्ट है ये एकदम पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना अपन सरफासी एक्ट नहीं पढ़ सकते। तो अपने पास ऑलरेडी आईबीसी है, उसके बाद भी सरफासी क्यों? तो सरफासी पहले आया था, आईबीसी बाद में आया है। आईबीसी का कॉन्सेप्ट पूरा अलग है और सरफासी का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अलग है। आईबीसी सरफासी में क्या होता है कि जो भी बैंक है वो बिना कोर्ट के इंटरफेरेंस के जो तुम्हारे बोरोवर्स हैं उनकी एसेट को डायरेक्टली सेल कर सकता है मार्केट में और अपने पैसे रिकवर कर सकता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम आईबीसी में देखें तो आपका जो डिफ़ॉल्ट है वो मिनिमम 1 करोड़ रुपीज़ का होना चाहिए और वहाँ पास कंपनी इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पास ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पास ऐसा है कि अगर किसी इंडिविजुअल ने या फिर किसी और पर्सन ने लोन ले रखा है बैंक से और वो डिफ़ॉल्ट कर देता है, जो लोन है वो एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो बैंक जो है वो यहाँ पास अपना सिक्योरिटी इन्फोर्स करवा सकती है। अब वो कैसे इन्फोर्स करवाएगी, क्या क्या है, वो अपन एक एक करके पढ़ते हैं, पर उससे पहले अपने को ये चार्ट आना चाहिए। अब चार्ट में क्या है? सबसे पहले ये बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब जो बैंक है अपन इसको बोलते हैं ऑब्लिगर या ओरिजिनेटर। ठीक है, ओरिजिनेटर क्यों? क्योंकि ये जो पर्सन है यहीं से अपने पास सारी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। तो ये पर्सन ने क्या किया, लोन दिया। किसको लोन दिया? बोरोवर को। बोरोवर को अपन और टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं? ऑब्लिगर। ठीक है। फिर बैंक ने अब अपने बैंक ने तो पैसे दे दिए। अब हो सकता है कि जो ऑब्लिगर है ये बैंक को ऐसा लग रहा है कि पैसे नहीं दे रहा है, या ये जो एसेट है बैंक के पास, मतलब जो इसने लोन ले रखा है, ये एनपीए हो चुका है, 90 डेज से ज़्यादा हो चुका है। अब बैंक के पास दो ऑप्शन है, बैंक के पास काम करने के तरीके ही दो तीन है। उसमें से एक जो मेन पर्पस है वो यही है कि बैंक को लोन देता है और उससे इंटरेस्ट लेता है। लेकिन बैंक के पास इतना ना वर्क फोर्स है ना इतना लेबर फोर्स है कि वो जा करके रिकवरी एजेंट लगा सके। और रिकवरी एजेंट होते भी ऐसे हैं कि मतलब अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को दे दो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर बैंक ऐसी हरकत करके कॉलर पकड़ के अगर पैसे लेगा तो वो शायद बैंक की गुडविल के लिए बेकार है। तो वो चीज़ बैंक नहीं कर सकता, तो बैंक क्या करता है, एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को हायर कर लेता है। अब अब देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अब 90 दिन ऑलरेडी हो चुका है, बैंक के पास जो लोन है वो एनपीए हो रहा है, इससे बैंक की गुडविल भी खराब होती है और बैलेंस शीट भी खराब होती है। तो बैंक क्या करता है, एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को पकड़ता है और बोलता है कि भाई सुन, तू मेरे को सारे पैसे दे दे अभी, और मैं तेरे को अपने बोरोवर से देता हूँ, तो इन बोरोवर से पैसे रिकवर कर लेना। तो एआरसी बोलता है कि मुझे इससे फायदा क्या? तो बैंक बोलता है कि देख, मैं 10% इंटरेस्ट ले रहा था, मैं तुझसे इसका सिर्फ 5% इंटरेस्ट लेता हूँ, या फिर जो भी टर्म्स में एग्री करें। और फिर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करती है कि इनको पैसा दे देती है, कैश दे देती है। और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास ये बोरोवर्स किसके हो जाते हैं? अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के। अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास ये पैसे आते कहाँ से जो ये बैंक को दे रहा है? तो इसके पास भी दो ऑप्शन होते हैं। या तो ये क्वालिफाइड बायर्स, ये जो बायर होते हैं हाई इंडिविजुअल नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल्स होते हैं, इनसे ये पैसे लेती है और फिर ये पैसे दे देती है कैश में किसको? बैंक को। पर अब ये जो क्वालिफाइड बायर्स है इनके पास भी तो कुछ आना चाहिए ना, तो ये एक सर्टिफिकेट देते हैं, सिक्योरिटीज इशू करते हैं कि हम आपको ये सिक्योरिटीज दे रहे हैं कि कल को हम जो इनसे पैसे रिकवर करेंगे, हमने बैंक से तो 5% में दिया, लेकिन अब हम इनसे क्या करेंगे, बोरोवर से 10% लेंगे, और आपको जो भी फायदा होगा वो हम इन क्वालिफाइड बायर्स को पैसे दे देंगे, ऐसा। और जो रिकवरी है वो बहुत स्पीड होती है, जैसे मान लीजिए 90 डेज का था। अब बैंक के साथ जो भी टर्म्स में इन लोगों ने लिया होगा, दिया होगा, जो भी है, लेकिन ये कहीं न कहीं तो फ़ायदे में होते हैं, वरना ये क्वालिफ़ाइड बायर्स जो होते हैं ये इतने ढीले तो होते नहीं कि मतलब कहीं भी इन्वेस्ट कर दें। तो ये पूरा प्रोसीजर है। तो ये जो बैंक है ये पैसे देता है बोरोवर को, बोरोवर डिफ़ॉल्ट करता है, बैंक बोलता है मेरे से ना हो पाएगा, तो फिर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को हायर किया जाता है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कहती है मैं करके दूँगी। फिर ये क्या करती है, पैसे रिकवर करने के लिए सबसे पहले तो ये कैश इसको दे देती है, बैंक एकदम फ्री हो जाता है, बैंक की एसेट बुक बढ़िया हो जाती है। फिर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्वालिफाइड बायर से पैसे उठाता है, कैश इसके पास आता है, फिर यहाँ से कैश इसके पास आ जाता है।
बस, और क्वालिफाइड बाय एसेट रिकग्निशन कंपनी इसको सिक्योरिटीज इशू कर देती है। तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन अब अपन यहाँ पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, इट इज एन एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट कौन सा, जो बैंक के बुक्स में दिख रहा है, क्योंकि बैंक ने लोन दे रखा है तो बैंक का तो एसेट हो गया। तो इट इज एन एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट बाय द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी फ्रॉम द ओरिजिनेटर। ओरिजिनेटर कौन, हमारा बैंक। ठीक है, बाय इशू ऑफ द सिक्योरिटी रिसीट्स। सिक्योरिटी रिसीट्स कहाँ इशू की, ये देखो यहाँ सिक्योरिटी रिसीट इशू की किसको, क्वालिफाइड बायर को। जिससे पैसे मिले तो बाय बाय इशू ऑफ द सिक्योरिटी रिसीट्स टू अ क्वालिफाइड बायर। तो आपको डेफिनेशन भी समझ आ गई होगी। फिर इसके बाद अपनी जो डेफिनेशन, अब ये चार्ट अगर आपका एक बार क्लियर हो गया, ये चार्ट अगर आपका एक बार क्लियर हो गया तो फिर बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और बहुत ईजी लैंग्वेज में इसे समझा दूंगा आपको। एग्जाम के एक दिन, मतलब एक दिन पहले तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप एग्जाम के पहले देख लेते हैं तो ये नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और बढ़िया हो जाएगा सर फांसी। क्योंकि यूट्यूब पे मैंने खुद भी वीडियोस देखी, ज़्यादा अवेलेबल है नहीं, बहुत पुरानी है। तो और किसी ने सारा समझा भी नहीं रखा सीएस प्रोफेशनल के हिसाब से, क्योंकि बाकी सब में बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर जैसे कि सेक्शन 13 और 14 और बस थोड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन समझा रखे। तो बैक टू द टॉपिक, एसेट रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या है कि एक्विजिशन ऑफ द राइट और इंटरेस्ट ऑफ द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन in the financial assistance for the purpose of realization of the said financial assistance, that means acquisition of right or interest। अब जो बैंक का ऑलरेडी राइट है, जो बैंक है उसके पास राइट किसके पास है, बोरोवर के पास। तो बोरोवर के पास जो जो बैंक का राइट है बोरोवर के ऊपर, उस राइट का एक्विजिशन कौन कर रहा है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी राइट्स और इंटरेस्ट ऑफ द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो उसने पैसे दे रखे हैं फॉर द पर्पस ऑफ, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, इसके ऊपर जो भी राइट और इंटरेस्ट है ऑफ द बैंक, ये एआरसी ले लेता है फाइनेंशियल असिस्टेंस के ऊपर फॉर द पर्पस ऑफ रियलाइजेशन की, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस हमने लिया है बोरोवर से, हम उसको रिकवर करेंगे, बोरोवर से रिकवर कर लेंगे और उसको अपने क्वालिफाइड बायर्स को हम उस पर इंटरेस्ट दे देंगे, और आपको हमने पहले पहले ही पैसे दे रखे हैं। तो इसके डेफिनेशन का मतलब यही हुआ कि एक्विजिशन ऑफ द राइट और इंटरेस्ट ऑफ द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द पर्पस ऑफ रियलाइजेशन। तो हमने जो फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑलरेडी बैंक के पास थी, वो एआरसी ले लेगा और क्या करेगा, इसका रियलाइजेशन कर देगा, क्योंकि यहाँ तो कोर्ट का इंटरफेरेंस लगता ही नहीं है। फिर अपना जो इसका मतलब क्या होता है, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट मीन्स कि जो भी सिक्योरिटी बोरोवर ने दे रखी है, उस सिक्योरिटी को अपन सेल ऑफ कर सके। तो उसको अब पहले ऐसा होता था कि बहुत सारे कोर्ट्स के अप्रूवल और तामझाम बहुत होता था, लेकिन जब से सरफासी आया, मतलब एक ये भी फ्लॉप ही है, सरफासी भी ऐसा कोई हिट नहीं गया, लेकिन फिर भी कि अपन को यहाँ पास कोर्ट का इंटरवेंशन बहुत ज्यादा कम है, और एटलीस्ट बुक में पढ़ने के लिए तो सच में बहुत कम है। ठीक है, फिर अपना आता है कि सेक्शन 42, ये अपन को नहीं पढ़ना है। ठीक है, कट कर देते हैं। फिर एआरसी क्या होता है, तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है, तो वही कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है, आरबीआई के पास रजिस्टर्ड होती है, नेटवर्थ 100 करोड़ के ऊपर होना चाहिए, और ये सारे एक एक क्राइटेरिया दे रखे हैं, तो ये भी उतना एग्जाम में नहीं पूछता। ठीक है, फिर अपन यहाँ पास पढ़ते हैं कि सिजेशन, कि जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसको जो सर्टिफिकेट देता है आरबीआई, इसको सर्टिफिकेट दे देता है कि आप एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का काम कर सकते हो। तो इसका जो सर्टिफिकेट है वो कैंसिल कब हो जाता है, जब ये सीजेस टू होल्ड द इन्वेस्टमेंट, जब ये इन्वेस्टमेंट ही नहीं है इसके पास फ्रॉम क्वालिफाइड बायर से। अब जब क्वालिफाइड बायर से पास पैसा ही नहीं है इसके पास, तो बैंक को पैसा कैसे देगा ये, खुद के पास ही पैसा नहीं है तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कैसी, जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं है इनके पास तो। इसलिए क्या कर देंगे, इनको सीज कर देंगे, मतलब इनका सर्टिफिकेट छीन लिया जाएगा। फिर जो भी कंडीशन अंडर सेक्शन 3 में दे रखी है, अब सेक्शन 3 में कंडीशन क्या दे रखी, कोई डायरेक्टर का कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड लोग होने चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो सेक्शन 3 के अंदर अभी जो भी कंडीशन दे रखी है, आप उसको वायलेट करते हो तो आपको हटा दिया जाएगा। फिर जो कंडीशन, फिर क्या लिखा है, कंडीशन, जो जैसे कि यहाँ लिखा है टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ लिखा हुआ है कंडीशन गिवन, तो ये सेम है। फिर उसके बाद आता है फेल्स टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स। आप जब आपकी स्क्रूटनी हुई तो आप रिकॉर्ड मेंटेन कर नहीं कर रहे थे, तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर इंस्पेक्शन, क्या लिखा है, सबमिट इंफॉर्मेशन, सबमिट इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द इंस्पेक्शन। तो आप जब भी इंस्पेक्शन आपके ऊपर करा गया तो आप क्या किया, आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड करवाए। फिर फिर क्या लिखा है, फॉलो द डायरेक्शन बाय द आरबीआई। तो आरबीआई ने जो डायरेक्शन दिए थे, आपने वो डायरेक्शन फॉलो नहीं किया, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, जो सर्टिफिकेट है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर आता है इफ एआरसी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द कैंसिलेशन। जो अब जो एआरसी है वो बोल रहा है कि नहीं भाई, जो तुमने मेरा कैंसिलेशन किया है बहुत गलत किया है, तो क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं 30 डेज के अंदर। किसके पास अपील करेंगे,
अपनी डीआरटी के पास, और इनको सेंट्रल जितनी भी पार्टी है उनको सबको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। फिर ऑन सच कैंसिलेशन, जो भी कैंसिलेशन है, एआरसी अपने जो बिजनेस है उसको सीज कर देगी, वो अपना वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन का बिजनेस नहीं कर सकती। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि सर्टिफिकेट तो छीन लिया गया, लेकिन इनका सिक्योरिटी इंटरेस्ट तो है, क्वालिफाइड बायर का पैसा भी दे रखे, तो इनको वापस करने के लिए वो जो काम उस पल करते रहेंगे, जैसे अपना होता है ना आईबीसी में, कि आईबीसी में भले बिजनेस सीज हो गया, लिक्विडेशन ऑर्डर हो गया, लेकिन कुछ चीजें अपन बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। कब तक के लिए, जब कुछ पैसे रिकवर करने के लिए, कुछ स्टॉक्स है उसको क्लियर करने के लिए। वैसे यहाँ पास भी है, जो सिक्योरिटी हमारे पास रखी हुई है उसको इन्फोर्स कराने के लिए क्वालिफाइड बायर को पैसे तो वापस देने पड़ेंगे ना। तो उस चीज को देने के लिए तब वो बिजनेस वो कर सकते हैं, बाकी एसेट रिकंस्ट्रक्शन और ये सब का बिजनेस नहीं कर सकते। जब ये काम ये करती रहेगी एआरसी, तो उसको अपन बोलते हैं डीम्ड एआरसी। मतलब इसके पास एआरसी का सर्टिफिकेट तो नहीं है, लेकिन इसको अपन डीम्ड एआरसी कह देंगे। एक बार चेक कर लेते हो, रिकॉर्डिंग तो हो रही है, हो रही है। फिर आता है, अब आता है अपने पास सेक्शन 5। अब जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा मैं आपको बता दूंगा, जैसे कि ये एक बार को पूछ सकता है एग्जाम में 3 मार्क्स का, कि कब कब इनके सर्टिफिकेट कैंसिल कर देंगे। फिर अपील तो नहीं पूछेगा। फिर आता है एक्विजिशन ऑफ राइट और इंटरेस्ट इन द फाइनेंशियल एसेट, इन द फाइनेंशियल एसेट। तो अब जो एआरसी है, वो एक्विजिशन ऑफ राइट और इंटरेस्ट, कि अब जो भी फाइनेंशियल एसेट्स है बैंक के, अब उसको कैसे खरीदेगी, कैसे अपने पास लेकर आएगी। वो तो उसको लेने के लिए सब एआरसी को पैसे देने पड़ेंगे बैंक को। तो पैसे कैसे आएंगे, तो ये लिखा हुआ है, बाय इश्यू ऑफ द डिबेंचर, बॉन्ड और एनी अदर सिक्योरिटी। किसको इशू कर देंगे, ठीक है, बिटवीन सच बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एआरसी। तो अब ये बैंक क्या करेगी, ये जो एआरसी है वो डायरेक्टली बैंक को या तो सिक्योरिटी इशू कर देगी, बोलेगी लो भाई सिक्योरिटी ले लो और अपने बॉरोवर दे दो। जैसे हम आपके बॉरोवर से पैसे ले लेंगे, हम आपको उसको सिक्योरिटी के पैसे भी दे देंगे। या फिर जो भी एग्रीमेंट आपके बीच में हुआ हो, अदर एग्रीमेंट की, अब हो सकता है भाई उनके बीच में कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन में एग्रीमेंट किया हो उन लोगों ने, कि अपन ऐसे ऐसे रिकवर करेंगे, हम आपको इतने इतने पैसे दे देंगे, आप इस टर्म्स एंड कंडीशन में हमें सारे रिकवरी करके दे देना। फिर ऑल द इंटरेस्ट एंड राइट्स इन द फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ द बैंक। देखिए यहाँ बस ये लिखा है कि जितना भी इंटरेस्ट और राइट फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर, मतलब कि जो लोन बोरोवर ने लिया था, जिस टर्म्स कंडीशन पे लिया था, जो राइट बैंक का था उस बोरोवर के ऊपर, वो सेम एज इट इज राइट एआरसी के ऊपर ही आ जाएगा। फिर जब भी ये राइट ट्रांसफर होगा, जैसे मान लीजिए बैंक से अब ये राइट ट्रांसफर होकर किसके पास चला गया, एआरसी के पास। एआरसी के पास चला गया, जब एआरसी के पास गया तो नो कोई स्टैम्प ड्यूटी इस पे नहीं लगेगी, ऐसा लिखा हुआ है उसमें। फिर क्या लिखा हुआ है कि ऑल द इंटरेस्ट राइट एंड डीड। अब देखिए, जो भी इंटरेस्ट था, राइट था, कॉन्ट्रैक्ट था, डीड था, एग्रीमेंट था, उस सब का सब इन फेवर ऑफ किसके आ जाएगा, एआरसी के फेवर में आ जाएगा। फिर यहाँ पास लिखा हुआ है कोई भी केस है, अगर मान लीजिए ट्रेवलर के पास कोई भी प्रोसीडिंग ऑलरेडी चल रही थी बैंक के नाम से, तो सारी बैंक के नाम से हट करके एआरसी के नाम पे आ जाएगी, ऐसा लिखा हुआ है इस पे। फिर फाइनेंशियल क्या लिखा हुआ है कि इफ द बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एक्वायर tangible assets or right or interest in the tangible assets, such assets on transfer shall vest with the ARC। ये तो बेसिक से इंग्लिश आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर आता है सेक्शन 5A। 5A क्या बोलता है, ट्रांसफर ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग टू वन डीआरटी। अब इसका मैं क्रक्स बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि अब जरूरी तो है नहीं ना कि एक ही फाइनेंशियल एसेट पे एक ही बैंक ने पैसा दे रखा हो सकता है उसने एक बार एचडीएफसी से ले लिया, एक बार एसबीआई से ले लिया, एक बार कहीं से ले लिया, फिर एक बार अलग जगह से कहीं अलग जगह से, सेम एसेट्स पे अपन लोन ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो अब एक बैंक एक एआरसी के पास चला गया, जैसे मान लीजिए अपने पास बैंक वन है और बैंक टू है, तो ये बैंक वन इस वाली एआरसी के पास गया, बैंक टू दूसरे स्टेट की एआरसी के पास चला गया। तो अब कोई भी बैंक अगर चाह रहा है कि मैं इसको कंसोलिडेट करूं और एक ही जगह पर लेकर आऊं, तो कोई भी एआरसी, जब एआरसी के पास, जब जैसे एआरसी को दे दिया गया, हमने बैंक ने एआरसी को अपने सारे एसेट्स दे दिए कि आप रिकवर कर लो, तो एआरसी क्या करेगा, डीआरटी के पास एप्लीकेशन भेजेगा। बस पहले डीआरएटी के पास एप्लीकेशन भेजेगा, और डीआरएटी को बोलेगा कि भाई जितनी भी डीआरटी है, सबके पास अलग अलग केस जगह पड़ा हुआ है, तो कहीं भी कोई भी डिसीजन होगा तो हमें पता नहीं चलेगा। तो आप एक काम करो, किसी एक डीआरटी पे केस फॉरवर्ड कर दो। तो जिस भी एआरसी को, जिस एआरसी ने जिस भी डीआरटी का नाम लिया, उस डीआरएटी उसके पास सारा केस ट्रांसफर कर देगा, ऐसा होगा। तो यहाँ पास ये बस इतना ही लिखा हुआ है कि सारे डीआरटी के पास, अलग अलग डीआरटी के पास केस पेंडिंग है, तो सब उठा करके किसी एक डीआरटी पे डाल देंगे ऑन एन एप्लीकेशन टू डीआरएटी। फिर रेगुलेशन, फिर सेक्शन 6 क्या बोलता है, नोटिस टू द ऑब्लिगर अबाउट सच एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस। अब देखिए ऑब्लिगर कौन, अपना बोरवर। अब बोरवर कभी आएगा बोलेगा लो भाई पैसे जाके बैंक को दे आएगा, ये तो गलत बात है। तो अब क्या करें, तो अब ये नोटिस टू ऑब्लिगर, हम ऑब्लिगर को बताएंगे कि ऑब्लिगर
तेरे को अब जो पैसा है वो एआरसी को देना, ना कि बैंक को। तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो ओरिजिनेटर, अब यहाँ पर लिखा है मे, तो ओरिजिनेटर चाहे तो नोटिस दे देगा किसको, ऑब्लिगर को, और बोलेगा कि भाई जितने पैसे तुझे मुझे देने थे अब जाके एआरसी को दे देना। ऑब्लिगेशन ऑन रिसिप्ट ऑफ द नोटिस, जब भी उसको नोटिस मिलेगी तो वो क्या करेगा, एआरसी को जा करके पैसे दे देगा। ठीक है। फिर लिखा है कि अगर नोटिस नहीं दिया, इन सच केस अमाउंट रिसीव, जो भी बैंक अगर मान लीजिए नोटिस नहीं दिया और कुछ भी ऑब्लिगर को पता ही नहीं और जाके बैंक को पैसे दे देता है, तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस पैसे को ट्रस्ट के फॉर्म में रखे और जा करके किसको दे दे, एआरसी को दे दे। ठीक है। फिर इशू ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट बाय द एआरसी। अब सिक्योरिटी इंटरेस्ट इशू कर रहा है कौन, एआरसी। सिक्योरिटी रिसीट्स, अपन ने पढ़ा था कि क्वालिफाइड बायर को सिक्योरिटी रिसीट्स देता है, तब जाके उसको पैसे मिलते हैं, फिर वो पैसे उठा करके बैंक को दे देता है। तो अब सिक्योरिटी रिसीट्स, क्वालिफाइड बायर को सिक्योरिटी इशू करने के दो तरीके, पहला क्या, कि एक्वायर फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल, एंड देन इशू सिक्योरिटी। मतलब कि मैं बैंक के पास जाऊँ और बैंक को बोलूँ तुम एक काम करो, मेरे नाम पे पहले सब ट्रांसफर कर दो अपने सारे एसेट्स, और फिर मैं बोलूँगा कि मेरे पास देखो मेरी एसेट बुक इतनी सारी है और अब मैं तुमको क्या कर रहा हूँ, क्वालिफाइड बायर को सिक्योरिटी इशू कर रहा हूँ। यहाँ पर क्वालिफाइड बायर एकदम फ्री हो जाते हैं कि एआरसी के पास इतने एसेट्स हैं, अब एआरसी रिकवर करके देगा। या तो फिर क्या करते हैं, मेक अ स्कीम टू इशू सिक्योरिटीज, वो या फिर एक अपने जो एसेट रिकवर्शन कंपनी एक स्कीम बनाती है कि हम इतने इतने पैसे आपसे उठा रहे हैं, फिर हम अलग अलग बैंक ढूंढेंगे, फिर उनको पैसे देंगे और फिर उनके एसेट्स बोरो करेंगे और फिर जा करके कहीं आपको क्वालिफाइड बायर को उससे जो रिटर्न आएगा उसको पैसे देंगे। तो ये दो अलग अलग बात होगी, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा सिक्योर है और ये उतना सिक्योर नहीं है। तो फिर अब इसमें क्या लिखा हुआ है इससे रिलेटेड, कि जो भी चाहे एआरसी कैसे किसी भी तरीके से पैसे उठाए, चाहे इससे उठाए चाहे इससे पैसे उठाए, इन लोगों को सेपरेट रिकॉर्ड रखना है और सेपरेट बैंक अकाउंट और सेपरेट अकाउंट रखना है। ऐसा इस पे लिखा हुआ है। फिर लिखा है जिससे कि रियलाइज किए गए अमाउंट को मतलब स्पेसिफिक क्वालिफाइड बायर को दिया जा सके। अब मान लीजिए कि अब मैंने यहाँ से उठाया पैसा और फिर जो पैसा आ रहा है पता चल रहा है मैं इन वाले क्वालिफाइड बायर को दे रहा हूँ, तो गलत हो जाएगा ना, मिसमैच हो जाएगा। तो अगर आपने इस तरीके से पैसा उठाया इन लोगों से, तो आप इसके जो रिकवरी होगी वो आप इन लोगों को ही दोगे, ऐसा। फिर उसके बाद आता है यहाँ पास 7 का 3 क्या बोलता है कि 75% इन वैल्यू का, मतलब कोई भी रेजोल्यूशन पास करना है 75% इन वैल्यू से आप चाहो तो रेजोल्यूशन पास कर सकते हो। सिंपल है यार। फिर उसके बाद आता है सेक्शन 8। सेक्शन 8 में क्या लिखा हुआ है, सिक्योरिटी रिसीट्स सो इशूड शेल नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन अंडर द सेक्शन 17। वही रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा है कि अगर आपने सिक्योरिटी रिसीट चेक की, यहाँ पर आपने अब देखिए जो गवर्नमेंट का मोटिव था वो तो साफ साफ सा इतना सा मोटिव था ना कि पैसे रिकवर हो पाए। तो अगर आप लीगल कंप्लायंस इतने सारे रख दोगे, आप इतने सारे चार्जेस लेने लग जाओगे, तो फिर कंप्लायंस तो जो भी होगा होगा, आप स्टैम्प ड्यूटी अलग ले लोगे, कहीं इसके चार्ज लोगे कहीं उसके चार्ज लोगे, इसलिए ये सब चीज़ों से इसको फ्री कर दिया गया। और इसका ये भी था कि फास्ट प्रोसीजर चले, मतलब जो चीज़ रिकवरी तेज हो। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है कि जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना है आपको, ट्रांसफर ट्रांसमिशन का, ये सारा चीज़ रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने की जरूरत है। फिर अब ये सेक्शन 9 है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट कैसे है, देखिए मेजर्स फॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन। अभी अपन ने पढ़ कर आए थे कि अपन एसेट रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन में वही मतलब कि फाइनेंशियल असिस्टेंस हमने बैंक से उठा लिया और एआरसी ने, और फिर उस एआरसी ने क्या किया कि उसको सेल ऑफ कर दे किसको, क्वालिफाइड बायर्स को, और क्वालिफाइड बायर से पैसे ले लिए, तो उसको अपन बोलते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन। लेकिन जरूरी है क्या कि सिर्फ क्वालिफाइड बायर से पैसे उठाए और बैंक को दे दिए और एसेट रिकंस्ट्रक्शन के, नहीं, और भी तरीके होते हैं। बैंक चाहे तो खुद अब क्या क्या कर सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, मेजर्स फॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन क्या है, रीशेड्यूल कर सकता है। बॉर्वर को बोलेगा कि भाई अपन एक काम करते, तू मार्च में देने वाला था, अब तू एक काम कर, मार्च के बाद अप्रैल में पैसा दे दे, मैं तेरे से ब्याज नहीं लूंगा। फिर या तो अपन सेटलमेंट कर सकते हैं, 2-3 साल हो गया भाई तू पैसे नहीं दे पा रहे, एक काम कर ब्याज कम कर दे। ठीक है, तो रीशेड्यूल कर सकते हैं, सेटलमेंट कर सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ डेट टू इक्विटी कर सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ डेट शेयर्स इनटू, अब देखिए क्या लिखा, कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू शेयर्स ऑफ द बोरोवर्स। अब देखिए बोरोवर के पास हो सकता है बोरोवर कोई कंपनी हो और उसने हमसे पैसे ले रखे, तो वो बोलता है भाई तू एक काम कर, पैसे तो नहीं तू मेरे शेयर रख ले, तो अपन शेयर दे सकते हैं, प्लेज वगैरह भी होता है, लेकिन इस पर दिया नहीं है। फिर उसके बाद आता है कि पोजेशन ऑफ सिक्योर्ड एसेट्स, जो भी सिक्योर्ड एसेट है आप उसकी पोजेशन ले सकते हैं बोरोवर से। बोरोवर के पास आप जाके पोजेशन कैसे लेंगे, वो अपना सेक्शन 14 में दे रखा है, तो अपन सेक्शन 14 में जाकर के इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये तीन चीज जो है इसका कोई फर्दर आगे जा करके अपने को समझाया हुआ नहीं है, ये तीन चीजों का। लेकिन अब देखिए, अब जो पोजेशन ऑफ द सिक्योर्ड एसेट्स है इसके लिए अब अलग से पर्टिकुलर सेक्शन है और रूल्स भी है, तो अपन वहां पढ़ लेंगे। फिर टेक ओवर और द चेंज इन द मैनेजमेंट, तो ये टेक ओवर अलग से दे रखा है, चेंज इन मैनेजमेंट अलग से दे रखा है। ये कहाँ दे रखा है अपने को, सेक्शन 15 में दे रखा है। तो अपन क्या कर सकते हैं, टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट कर सकते हैं या चेंज इन मैनेजमेंट कर सकते हैं अपन। उनके पूरा जो कंपनी है उसको ही टेक ओवर कर ले, अगर देखिए वहां, अगर वहां बता दूंगा आपको क्या लिखा हुआ है, लेकिन अभी यहाँ रहने देते हैं।
ठीक है। फिर इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी बिजनेस, फिर इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योर बिजनेस, मतलब ये अपन जा करके सीधे उस एसेट्स को बेच सकते हैं ऐसा। तो अपने को क्लियर हो गया, रीशेड्यूल कर सकते हैं, सेटलमेंट कर सकते हैं, कन्वर्शन कर सकते हैं, पोजेशन ले सकते हैं, टेक ओवर कर सकते हैं, चेंज इन मैनेजमेंट कर सकते हैं, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे मेजर्स हैं फॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन। तो एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया एग्जाम में आने का। फिर सेक्शन 10 है, फिर अदर फंक्शन ऑफ द एआरसी। तो ये एग्जाम में, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ चुका है 3 मार्क्स में कि अदर फंक्शन क्या है। तो उसमें 3 पॉइंट है, 3 मार्क्स में पूछ चुका है कि वो एज अ एजेंट काम कर सकता है। कि मान लीजिए बैंक ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लगाई, बोला कि भाई मेरे को तेरे से पैसे नहीं चाहिए, तू मेरे को सिर्फ रिकवर करके लेके आ, बल्कि मैं तेरे को उसका कमीशन दे दूंगा। तो वो एज एजेंट काम कर सकता है। ठीक है। वो रिसीवर के जैसे काम कर सकता है, क्योंकि वो जो भी कंपनी आपने हमने बैंक ने ले रखी है, तो उससे मैनेजर क्या लिखा है देखिए, मे बी अपॉइंटेड एज अ रिसीवर या रिसीवर टू मैनेज द प्रॉपर्टी ऑफ विच द पोजेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड। जैसे बैंक ने कोई पोजेशन ले लिया किसी प्रॉपर्टी का, तो उसका रिसीवर बने, मतलब जा करके उस प्रॉपर्टी को ले, उसका प्रॉपर मैनेज करे, उसको प्रॉपर उसका मैनेजमेंट ले ले और ला करके साफ सुथरी ला करके बैंक को दे दे। तो बैंक को ताम झाम में नहीं पड़ना है ऐसा। तो वो एज अ रिसीवर काम कर सकता है या फिर एज अ मैनेजर काम कर सकता है, जो ये ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है। तो अपॉइंटेड एज अ मैनेजर, कोई प्रॉपर्टी मिली है उसका एज अ मैनेजर काम कर सकता है। फिर इसमें लिखा है कि इन तीनों बिजनेस के, ठीक है। फिर उसके बाद फिर सेक्शन 11 में क्या लिखा हुआ है कि कोई भी अगर जैसे डिस्प्यूट होता है, अब स्वाभाविक सी बात है, डिस्प्यूट तो हो भी सकता है। तो डिस्प्यूट बिटवीन द ओरिजिनेटर एआरसी और द क्वालिफाइड बायर, अगर इनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन किया जाएगा। क्योंकि आप खुद सोचिए कि हम सरफासी लेकर ही आए थे कि स्पीडी डिस्पोजल हो, अगर फिर अगर अपन इसको वापस से किसी कोर्ट में डाल दिया जाएगा तो फिर आप समझ सकते हैं कितना ही टाइम लग जाएगा। इसमें तो इसका कोई मतलब नहीं होता। इसलिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि आर्बिट्रेशन या कंसिलेशन से अपन इसको रिजॉल्व करेंगे। फिर 12 भी किसी काम का नहीं है, ये आरबीआई वगैरह लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आता है इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। एसेट रिकंस्ट्रक्शन खत्म हुआ, अब अपने पास टॉपिक आता है कि इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 13। फिर यहाँ बस अपन को कुछ नहीं पढ़ना है। फिर यहाँ पढ़ते हैं, फिर सिक्योरिटी इंटरेस्ट का मेरे नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। फिर अपना आता है सेक्शन 13 में क्या लिखा है, सिक्योर्ड क्रेडिटर कैन इन्फोर्स हिज इंटरेस्ट। अब देखिए, मेरी बात सुनिए कि अब मान लीजिए कि ओरिजिनेटर है या फिर अपना एआरसी, अब एआरसी को क्या करना है कि अपनी सिक्योरिटी इंफोर्स करवानी है। तो क्या वो डायरेक्टली सिक्योरिटी इंफोर्स करवा सकता है? जैसे मान लीजिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास है, दैट मीन्स उसके पास ऑलरेडी बैंक के एसेट्स हैं। ठीक है। बैंक के एसेट्स मीन्स बैंक ने लोन दे रखा है और लोगों को बोल दिया कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को तुम अपने लोगों से लोन रिकवर करवा लो। तो क्या एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी डायरेक्ट जाकर लोन रिकवर करवा सकती है? या फिर बैंक के पास लोन है और मान लीजिए मई की डेट थी, मई 30 मई की डेट थी कि, और 31 या फिर मई तो था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में 31 का मई होता है। तो मान लीजिए 31 को वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हम तो क्या करेंगे, आपकी सिक्योरिटी इंफोर्स करवा लेंगे। तो क्या ये लेजिटिमेट है, क्या ये पॉसिबल है? तो यही बात इसमें लिखा हुआ है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर में इंफोर्स इज इंटरेस्ट इफ, कब कब इंफोर्स कर सकता है, अगर जो आपका है, जो उसका जो अकाउंट है वो एनपीए हो गया है। तो एनपीए का मतलब क्या होता है, डाउटफुल हो गया, मतलब पैसे नहीं मिलेंगे, सब स्टैंडर्ड हो गया है, या लॉस्ट एसेट हो गया, मतलब कि ना हमको इसके पैसे मिलने वाले हैं, इसका एसेट्स का तो वैल्यू बचा ही नहीं है, और ये डाउटफुल हो गया कि हमको पैसे मिलेंगे भी। तो अपन क्या कर सकते हैं, फिर अपन इसको नोटिस दे सकते हैं, और ये 90 डेज इसको, इस चीज़ को ऑलरेडी हो चुके हैं। मतलब एक एनपीए होने के लिए 90 डेज होना जरूरी है डिफॉल्ट से। तो अब इस कॉन्सेप्ट में अपन क्या करेंगे, सिक्योर्ड क्रेडिटर चाहे तो इसको अपनी जो सिक्योरिटी है उसके पास उसको इन्फोर्स करवा सकता है, मतलब मार्केट में जाके सेल ऑफ कर सकता है। बेचना कैसे, वो अपन फर्दर पढ़ेंगे। फिर इस पे क्या लिखा हुआ है कि अगर आपको सिक्योर क्रेडिटर को सिक्योरिटी इंफोर्स करवानी, तो उसके लिए दो चीजें होनी जरूरी है। क्या, एक तो डिफॉल्ट, उसने पैसे नहीं दिया हो, और वो एनपीए हो जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आज हुआ डिफॉल्ट तो मैं कल जाके उसकी एसेट बेच दूंगी, तो मतलब हार्डशिप हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक वो जो एसेट है वो एनपीए हो जाना चाहिए उसका अकाउंट, मतलब उसने 90 डेज से ज्यादा कर दिया और पैसे नहीं दिए, तो 10 रुपए भी नहीं दिए, ऐसा ना पार्ट पेमेंट किया है ना फुल पेमेंट, कुछ भी नहीं। फिर यहाँ लिखा है डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, इनके इन एनी अदर केस। अब देखिए यहाँ पास क्या लिखा हो कि अगर मान लीजिए कोई लिस्टेड कंपनी है, उसका डिबेंचर है, डिबेंचर वालों ने पैसे मांगे, 90 तक पैसे नहीं दिए, तो उसको अपन डिफॉल्ट मान लेंगे, ऐसा लिखा हुआ है इस पे। ठीक है। फिर यही चीज़ है, इसको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर देखिए आप क्या करेंगे, देन सच सिक्योर्ड एसेट, जब देखिए जो भी सिक्योर्ड क्रेडिटर है वो क्या बोलेगा, सबसे पहले 60 डेज का नोटिस देगा। 60 डेज का नोटिस देगा कि बोरोवर को, कि बोरोवर हम तुम्हारे एसेट्स को बेचने जा रहे हैं, तो हमारे पैसे दे दो। तो बोरोवर क्या करेगा, बोरोवर 60 डेज के अंदर रिप्लाई दे देगा। इफ इन केस वो 60 डेज के अंदर रिप्लाई रिप्रेजेंटेशन देता है, तो क्या करेगा, ऑब्जेक्शन कर देगा कि नहीं बेचो भाई, मैं पैसे दे दूंगा, या फिर मैंने पैसे दे दिए हैं तो मेरा एनपीए नहीं हुआ, ये वो तीन तूफान सब बता देगा। या तो फिर रिप्रेजेंटेशन देगा कि भाई देखो मेरे पास अभी पैसे नहीं है,
मैं इसको 2-3 महीने बाद पैसे दूंगा, एग्रीमेंट करेगा आपस के बीच में। तो इस चीज के ऊपर अगर ये जो तुम्हारा ऑब्लिगर है यानी कि बैंक है वो सेटिस्फाई हो जाता है तब तो वेल एंड गुड, नोटिस मॉडिफाई कर देगा। लेकिन अगर नहीं होता तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, ऑब्लिगेशन नॉट टेनेबल और एक्सेप्टेबल, उसको लगता है कि ये टेनेबल नहीं और एक्सेप्टेबल नहीं, मुझसे झूठ बोल रहा है 15 डेज के अंदर, तो इसको एक रिप्रेजेंटेशन दे देगा। मतलब 60 डेज के अंदर इस बंदे को, ऑब्लिगर को रिप्लाई देना था। उस रिप्लाई के बाद रिप्रेजेंटेशन जैसे ही आया, उस ऑब्लिगर का, वहां से 15 डेज के अंदर इसको ये जो अपना ओरिजिनेटर है वो उसका रिप्लाई दे देगा ऐसा कि भाई मैं तुझसे संतुष्ट नहीं हुआ तेरी बातों से, तो मैं फिर तुझे जो लोन है, मैं तेरा जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उसको सेल ऑफ कर दूंगा, एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देगा। फिर उसके बाद आता है यहाँ पास, वेर द borrower डज नॉट मेक द पेमेंट विद इन 60 डेज। अब इसे पेमेंट नहीं किया तो अपन क्या करेंगे, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो मतलब ये जो एक पेज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे लिखा हुआ है कि अपनी सिक्योरिटी को इन्फोर्स कैसे करवाएंगे। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर में टेक फॉलोइंग एक्शन टू इन्फोर्स द सिक्योरिटी इंटरेस्ट। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि मान लीजिए किसी का अकाउंट है वो एनपीए हो चुका है, डिफॉल्ट हो चुका है, तो उसको सिक्योरिटी इन्फोर्स कैसे करेंगे। अपन ने जो पहले पीछे पढ़ा है वो है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कैसे करवाएंगे। यहाँ पर से इन्फोर्स, इन्फोर्स में क्या होता है कि अपनी जो प्रॉपर्टी है वो सेल ऑफ हो जाती है और पैसे आने शुरू हो जाते हैं, या फिर प्रॉपर्टी सामने वाला पर्सन ही ले लेता है और उसको इतनी संतुष्टि हो जाती है कि अब ये प्रॉपर्टी मेरे पास है और मैं इसको सेल ऑफ करूंगा तो मेरे पास लिक्विड कैश आ जाएगा। अब यहाँ पास क्या लिखा है देखिए, टेक पोजेशन, अपन पढ़कर आए थे वहां पास कि वो पोजेशन ले लेगा प्रॉपर्टी को, अलॉन्ग विद द राइट टू ट्रांसफर, कि मैं ट्रांसफर भी कर दूंगा, टेक ओवर ऑफ द मैनेजमेंट। अब तो देखिए, अब जब मैनेजमेंट का टेक ओवर होगा दैट मींस कंपनी आपकी होगी, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, अलॉन्ग विद द राइट टू ट्रांसफर। फिर उसके बाद है अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, कि भाई मैंने तेरे से एसेट ले ली है, अब मैं एक मैनेजर अपॉइंट कर रहा हूँ, उस एसेट को वो मैनेज करेगा, दैट मीन्स वो प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट मेरी हो गई। लेकिन अब इन सब में क्या लिखा हुआ है कि राइट टू ट्रांसफर आपको तभी मिलेगा जब आपके पास सब्सटैंशियल बिजनेस, सब्सटैंशियल जो उसका सामने बोरोवर का बिजनेस है वो आपके पास एज सिक्योरिटी इंटरेस्ट पड़ा हो, तो आप बेच सकते हैं। या फिर जो सामने वाले का बिजनेस है अगर वो सेपरेटेबल है तो आप सिर्फ वही पोर्शन बेच सकते हैं जो कि आप सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वही बिजनेस लीजिए, उनका पूरा बिजनेस हैम्पर मत कीजिए बोरोवर का। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपए की उसके पास, बोरोवर के पास एसेट थी, उसने वो 100 रुपए में 2 कंपनी चला रहा था, 50-50 में, लेकिन वो तो एक ही साथ चल रही थी। तो आप सिर्फ, अगर आपका सिक्योरिटी इंटरेस्ट 40 रुपए पे, तो आप एक 50 वाली कंपनी को लीजिए, एक 50 वाली कंपनी को छोड़ दीजिए, उसको मत हैम्पर कीजिए, ऐसा है। फिर इन केस अगर देख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पास किसी और के पास कोई एसेट है वो चार्ज पे रखी हुई है, वो पर्सन जाके बेचने जा रहा है उस प्रॉपर्टी को, तो उस थर्ड पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पैसा आए उस पैसे को लेकर के वो किसको दे दे, एआरसी को, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को या बैंक को दे दे, तो उसकी ऑब्लिगेशन होती है। ठीक है, फिर इसको ये नहीं पढ़ना है, ये रेड में, फिर ये प्लस का 5 भी, इन केस ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द प्रॉपर्टी वेयर द रीजन। देखिए, अब रिजर्व प्राइस का कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। ये देखिए, अपने ये क्वेश्चन ये हो गया, ऊपर वाला हो गया, फिर रिजर्व प्राइस का कॉन्सेप्ट क्या है। तो जो बैंक है और जो डीआरटी वगैरह है ये सारे एक रिजर्व प्राइस रखते हैं, कि देखिए कई बार क्या हो सकता है कि लोग बहुत शातिर हो गए हैं। अब वो देखिए, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर चोरी कैसे हो सकती है। मान लीजिए एक बैंक है, मैंने बैंक से 100 रुपए लिए, अब मैं बैंक को दे नहीं रहा हूँ पैसे, एआरसी आई, एआरसी बोली कि भाई देख, बैंक को तुझे 100 रुपए देने हैं, मैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हूँ, मैंने बैंक को तो पैसे दिए नहीं, बैंक के लिए मैं सिर्फ रिकवरी करके दूंगा, तो तू एक काम कर, तू भाई पैसे मत दे। तो अब मैं क्या करूंगा, एआरसी क्या करेगा, इन्फोर्स कराने जाएगा। अब जैसे ही इन्फोर्स कराने जाएगा तो जो रिजर्व प्राइस होगी वो तो हमेशा हाई हो, जैसे बीपीसीएल था उसका रिजर्व प्राइस हाई था, तो कोई आया ही नहीं। वैसे यहाँ पर रिजर्व प्राइस है, कोई आया ही नहीं लेने के लिए। ठीक है, तो अब बैंक क्या करेगा, अब बैंक के लोग क्या करेंगे, तो अब जैसे ही रिजर्व प्राइस 100 रुपए की एसेट थी, अब 80 रुपए में एआरसी बेचना, तो कोई आया ही नहीं लेने के लिए। अब बैंक कितना होशियार है, क्या करेगा कि इंटरनल जो मैनेजमेंट होते हैं वो क्या करेंगे कि कुछ लोगों को, अब जब नेक्स्ट टाइम जब सेल होगी ना, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो क्वालिफाइड जो क्रेडिटर्स है वो भी चाहे तो पार्ट ले सकते हैं बिड्स में, कि हम चाहें तो हम आपकी जो सिक्योरिटी इंफोर्समेंट करवा रहे हैं, हम चाहें तो हम खुद ही खरीद सकते हैं आपकी प्रॉपर्टी, तो फिर वो कम से कम दाम में खरीद सकते हैं, फिर रिजर्व प्राइस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रह जाता ऐसा। तो फिर अब बैंक क्या करेगी, बैंक के लोग क्या करेंगे, किसी को भी ले आएंगे थर्ड पार्टी को जो कि उनसे रिलेटेड ही हो, और फिर वो कम से कम दाम लगाएगा और फिर उस प्राइस पे ले जाएगा। तो इससे होगा क्या, बैंक को तो लॉस हो जाएगा, लेकिन बैंक के जो इंटरनल लोग हैं उनको प्रॉफिट हो जाएगा, या तो एआरसी का रिलेटिव है उसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पास ये चीज थोड़ी चेंज होनी चाहिए। अब बीपीसीएल के साथ जैसे गलत हुआ ही है, तो कोई आया ही नहीं, खैर वो तो अलग केस है। लेकिन देखिए, वेयर द रिजर्व प्राइस, आप जो रिजर्व प्राइस मिला ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं अपन, सिक्योर्ड क्रेडिटर को भी चांस दे दे कि भाई एक काम कर, तू ही खरीद ले इसको। तो अब इसमें राइट ऑफ द एक्वायरर, अब जो भी एक्वायरर के पास राइट है उसके पास पूरा एब्सोल्यूट राइट ट्रांसफर हो जाता है, उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, स्टैम्प ड्यूटी की भी जरूरत नहीं पड़ती। रजिस्ट्रेशन मतलब ऐसा है कि जो डॉक्यूमेंट आएगा वो कंक्लूसिव एविडेंस होगा, और उसको जैसे ही आप जा करके
रजिस्ट्रार के ऑफिस में देंगे, आपके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी इवन विदाउट पेइंग द स्टैम्प ड्यूटी। फिर यहाँ पर लिखा है एडजस्टमेंट अमाउंट रिसीव, जो भी अमाउंट, जैसे मान लीजिए एनफोर्समेंट करवाया मैंने और किसी ने मान लीजिए खरीद लिया उसको, तो मैं उसका एडजस्टमेंट कर, सबसे पहले तो मैं उसका कॉस्ट दूंगा, जो मेरी ऑप्शन वगैरह किया मैंने उसका कॉस्ट देगा एआरसी। फिर उसके बाद क्लेम देगा, उसका एआरसी क्या करेगा, क्लेम दे देगा। फिर उसके बाद इसमें लिखा है कि इफ एनीथिंग रिमेन्स, तो फिर वो जाके कहीं बोरोवर को दे दिया जाएगा, ऐसा इस पे लिखा हुआ है। फिर आता है फिर आता है देखिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि हो सकता है ना कि बोरोवर के पास, भाई बोरोवर हो सकता है टाइम पास कर रहा हो, लेकिन बाद में जैसे ही बेचने गया तो बोरोवर को समझ में आया, नहीं यार मेरी एसेट तो चली जाएगी, ये लोग तो मेरे को बेवकूफ बना रहे हैं। तो बोरोवर क्या करना, बोरोवर चाहे तो ऑप्शन के पहले जा करके या लोगों के वहां आने से पहले वो जा करके ये बोल सकते हैं कि मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ और मेरी एसेट्स ना बेची जाए। तो बोरोवर क्या करेगा, सारे चार्जेस पे कर देगा प्लस सारे क्लेम्स पे कर देगा। ठीक है, सारे चार्जेस और सारे क्लेम्स पे कर देगा। फिर यहाँ पास लिखा हुआ है कि कंसोर्टियम बैंकिंग, अगर कंसोर्टियम बैंकिंग है तो फिर 60% जो भी दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे वही होगा। फिर यहाँ पास लिखा हुआ है कि वेयर द क्लेम इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर क्लेम सेटिस्फाइड हुआ तो आप डीआरटी के पास लगाओ, डीआरटी बोले फिर जो डिसीजन आगे पैसे और रिकवर करवा के दे देगा। फिर प्लेजर गारंटी में तो भाई कर नहीं सकते, प्लेजर गारंटी में तो ऐसा होता है कि आप उसी कॉर्नर आईवीसी में भी पकड़ सकते हो, तो फिर यहाँ कौन सी बात है। अब प्लेज है तो आपके पास ऑलरेडी सिक्योरिटी, तो फिर आपके ही पास था, काम करो सिक्योरिटी उठाओ और सेल ऑफ कर दो, तो ये इसमें सरफासी का कोई रोल होता नहीं है, इसमें ये लिखा हुआ है। फिर आता है इन्फोर्समेंट। अब देखिए, हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ के आया कि वो पोजेशन ले लेगा, टेक ओवर कर लेगा, तो इसमें लिखा हुआ कि पोजेशन कैसे लेगा और टेक ओवर कैसे लेगा, ऐसा। तो इसमें क्या लिखा है कि पोजेशन कैसे लेगा, पोजेशन क्या लेगा, इन द मैनर गिवन इन्फोर्समेंट सिक्योरिटी रूल्स, ये रूल्स में दे रखा है। फिर देखिए सेक्शन 14 क्या बोलता है, एप्लीकेशन। अब सबसे पहले अगर अपन, ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हो सकता है कि अपन आखिर जो पोजेशन है प्रॉपर्टी का वो लेंगे कैसे, वो प्रोसीजर क्या है उस चीज का। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन देंगे इसको चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। ठीक है, अब एप्लीकेशन देंगे तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वो आपको पोजीशन लेकर के प्रॉपर्टी का दे देगा। लेकिन क्या जो मजिस्ट्रेट है या फिर जो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, क्या वो ऐसे ही प्रॉपर्टी देगा, नहीं, ये आपसे क्या लेगा, एक एफिडेविट लेगा। जब आप इसको एप्लीकेशन देंगे तो ये आपसे बोलेगा कि एप्लीकेशन के साथ एक एफिडेविट लेकर आओ। और एफिडेविट में क्या लिखा होगा, वही जो पीछे की चीज लिखी हुई है, क्या लिखी है, जो जो पीछे अपन करके आए, क्या करके आए अपन, कि अपन ने उस बोरोवर को नोटिस दी थी भाई पैसे दे दे। फिर अपन ने जो हमारा जो बोरोवर का पैसा है वो ऑलरेडी डिफॉल्ट उसने कर दिया है, उसका अकाउंट एनपीए हो गया है। ठीक है, अपन ये बोलेंगे। फिर जो जो 15 जो हमें रिप्रेजेंटेशन देना था, उसने उसने रिप्रेजेंटेशन दे दिया, हमने 15 दिन के अंदर रिप्लाई दे दिया है। उसने बिल्कुल भी हमको पेमेंट नहीं किया रखी है, 60 डेज के अंदर हमको पेमेंट नहीं किया था। फिर इसमें लिखा कि एग्रीगेट अमाउंट ड्यू जो है वो एक लिमिट से ज्यादा है, जैसे मान लीजिए 2 लाख की लिमिट है, यहाँ पे 1 लाख की लिमिट है। अगर आपका अमाउंट 1 लाख से नीचे है, तो आप सरफासी में नहीं आ सकते। ठीक है, तो अपने पास ये अपन को एफिडेविट में लिख के देना। तो फिर जैसे ही अपन एफिडेविट में ये सब चीजें लिख के दे देंगे, तो जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है इन दोनों को देगा। फिर जो भी ज्यूरिसडिक्शन है वहां पास वो अपने ऑफिसर्स को भेजेगा और पोजेशन ले लेगा। फिर इसमें फिर यहीं पास इसके नीचे ये लिखा हुआ है कि ऑन सच एप्लीकेशन, जो भी है पोजेशन आपको 30 डेज के अंदर लेके दे दी जाएगी, और 30 डेज के अंदर अगर पोजेशन ले पाते तो प्लस 30 डेज में उसको और मिलते हैं डीएम को कि आप पोजेशन ले दें। लेकिन जब भी डिले होता है तो आपको रीजन देना पड़ता है, मतलब डीएम को रीजन देना पड़ेगा। डीएम ने जो भी एक्शन लिया उसके ऊपर कोई भी केस नहीं कर सकते अपन कोर्ट में जाकर कि डीआर भाई डीएम चाहता तो पोजेशन को बिना तोड़े फोड़े भी ले सकते। जैसे मान लीजिए कोई कार है, अब उसको उठानी थी, तो डीएम क्या किया, उस कार को क्रेन से खिंचवा दिया। अब क्रेन से खिंचवाया तो पीछे का बोनट निकल गया। तो अब जाके ये नहीं बोल सकते कि यहाँ डीएम की गलती कि उसने क्रेन से खिंचवा दी, और चाहता तो बहुत डेलिकेट तरीके से ला सकता था, ऐसा आप जाकर कोर्ट में नहीं बोल सकते कि डीएम से भी आप पैसे लो, ऐसा नहीं कर सकते। फिर ये सेक्शन जो 15 है ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर लिखा है मैनर ऑफ टेक ओवर। अब अपन टेक ओवर पढ़ेंगे, अपन टेक ओवर कैसे लेंगे, तो टेक ओवर करने के लिए अपन को सबसे पहले इंग्लिश न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा। ये इंग्लिश न्यूज़पेपर में एक लोकल लैंग्वेज जहाँ पास बोरवर का बिजनेस होता है। फिर ऑन सच नोटिस ऑफ एग्जिस्टिंग, जितने भी जैसे ही अपन ये नोटिस देंगे, है ना, न्यूज़पेपर में, वहां से जो भी एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी वो जो सीट है वो वैकेट कर देंगे। मतलब ये नोटिस हो जाएगा एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि अपनी अपनी सीट खाली कर दो, और आप उस पोजीशन पे नहीं हो कि आप वहां पर डायरेक्टरशिप निभा पाओ। फिर आपको ये सीट जो है वैकेट करनी पड़ेगी। जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है वो खुद अपॉइंट कर सकता है डायरेक्टर्स, एन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को, जितने डायरेक्टर चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेटर उस कंपनी को मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पर से लिखा है, फिर जो भी कस्टडी है, ठीक है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर आएंगे वहां पर, जो डायरेक्टर आएंगे वो कस्टडी ले लेंगे किसकी, पूरी प्रॉपर्टी की जो है, और जो बिजनेस है बोरवर का उसकी पूरी कस्टडी ले लेंगे। फिर लिखा है शेल एक्ट एज एडमिनिस्ट्रेटर एंड और डायरेक्टर नॉट बी स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मान लीजिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कुछ भी लिखा है कि भाई डायरेक्टर को ऐसे अपॉइंट करो, वैसे अपॉइंट करो, कुछ भी नहीं, नथिंग डूइंग।
आप जो भी सरफासी के अंदर दे रखा है, आपका टेक ओवर हो रहा है, आप जो भी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है उन सबको भगाओ और नए वाले डायरेक्टर को लेकर गए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चाहे जो भी लिखा हो सब फालतू में जाने दो। फिर आता है यहाँ पास ये कुछ एक्सेप्शन, मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस लिखी हुई हैं जो शेयर होल्डर्स हैं वो आकर बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास तो पावर है, हम एक काम करेंगे अपनी तरफ से और डायरेक्टर अपॉइंट कर दो, आप बिल्कुल नहीं कर सकते। आप बोलते हो कि मैं हम शेयर होल्डर के पास पावर है कि रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, आप बिल्कुल नहीं कर सकते। आप शेयर होल्डर के पास पावर है कि आप बाइंडिंग ऑफ पिटिशन डाल सकते हो, आप बिल्कुल नहीं कर सकते, तो आप ये सारे काम नहीं कर सकते। फिर एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर मान जाए तो बिल्कुल, सिक्योर्ड क्रेडिटर मान जाए तो कंपनी में आग लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये लिखा है कि वंस वंस अमाउंट इज रिकवर्ड मैनेजमेंट को जो है रिस्टोर कर दिया जाएगा। फिर यहाँ कंपनसेशन की बात की, कंपनसेशन डायरेक्टर बोलते हैं कि भाई यार हमको तो वो है ना कि अगर हमको विद इन मतलब विद इन टाइम फ्रेम, अगर हमारा टाइम फ्रेम और आप हमको निकाल देते हो तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, तो नथिंग डू, यहाँ कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, एक तो कंपनी की हालत खराब कर दी, ऊपर से कंपनसेशन चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा है सेक्शन 17, सेक्शन 17 में क्या लिखा हुआ है कि एनी पर्सन अग्रीव्ड एक्सक्लूडिंग द बोरोवर, जो भी बोरोवर है इंक्लूडिंग द बोरोवर्स वाली, इंक्लूडिंग द बोरोवर में अप्लाई देखिए। अब ऐसा है कि अगर मान लीजिए जो क्रेडिटर है उसने हो सकता है बहुत होशियारी में पावर तो दे दी, उसने कुछ गलत काम कर दिया हो भाई, बोरोवर के साथ फालतू परेशान कर दो, 45 डेज के अंदर डीआरटी के पास एप्लीकेशन डाल सकता है। और डीआरटी क्या करेगा कि अगर डीआरटी को लगता है कि जो बोरोवर उसने हार्डशिप की है, उसने गलत काम किया है, उसने ज्यादा पैसे रिकवर कर लिए, तो वो क्या करेगा कि जो भी कंपनसेशन है बोरोवर से उठवा करके जो भी कंपनसेशन सिक्योर्ड क्रेडिटर से उठवा करके बोरोवर को दे दिया जाएगा। फिर इफ नॉट सेटिस्फाइड विद द जो भी मेजर्स, जो भी डीआरटी ने मेजर्स लिए उसे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप क्या करोगे, डीआरएटी के पास एप्लीकेशन फाइल कर दोगे। तो अब यहाँ पास लिखा हुआ है कि जो अपन एप्लीकेशन देते हैं डीआरटी को वो अपन 45 डेज में देते हैं, लेकिन जो भी अपील अपन देते हैं डीआरएटी को वो अपन 30 डेज में देते हैं, ये चीज ध्यान रखना। फिर डीआरएटी के पास अपील फाइल करने के लिए कंडीशन है कि बोरोवर को 50% अमाउंट जो कि डीआरटी ने फाइनल किया है, या फिर जो बोरोवर ने जो जो सिक्योर्ड क्रेडिटर का क्लेम है उसका 50% आपको ट्रांसफर डिपॉजिट करना पड़ेगा, तभी आप जाके अपील कर सकते हो। लेकिन अगर डीआरएटी को लगता है कि तो बहुत ज्यादा हार्डशिप है, तो अपन एक काम करते हैं उसको 25%, जो डीआरएटी के पास आप एप्लीकेशन देंगे, बोरोवर एप्लीकेशन देगा, और जो डीआरएटी है वो चाहे तो उसको अमाउंट को कम कर सकता है टू 25%। फिर आता है राइट टू लॉन्च केवगेट। अब देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो अपने पास पांच तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, उसमें से एक तो शॉर्ट शॉर्ट फंसना है। फिर आता है राइट टू लॉन्च केविएट। अब केविएट मतलब क्या होता है, केविएट मतलब होता है कि भाई कुछ भी कर मेरे को आके बता, मतलब कुछ भी हो भाई सलामी अपने को ठोकनी है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब भी डीआरटी और डीआरएटी के पास ऑलरेडी आपको जैसे लगता है कि डीआरटी ने मान लीजिए कोई रूलिंग कर दी और आपने बोरोवर जो क्रेडिटर है उसने एसेट वगैरह ले लिया, आपको लगता है कि जो बोरोवर है वो अपील फाइल कर सकता है डीआरएटी के पास। तो जो क्रिएटर है वो सोचता है कि यार फालतू में तुम कोई एक्शन ले लो जो बिना बताए और मुझे पता भी ना चले, इससे अच्छा मैं कैवियट डाल देता हूँ। कैवियट डालने का मतलब कि मैं डीआरएटी या डीआरटी के पास जाके कैवियट डाल देता हूँ और उसको ये बोलता हूँ कि कल को अगर जो बॉर्बर है वो अपील फाइल कर रहा है तो सबसे पहले आप आगे मेरे को बताओगे। ठीक है। तो यहाँ पास वही लिखा हुआ है कि जैसे ही मैं फाइल कर देता हूँ तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगर की, कि अगर कल को वो जाके अपील फाइल करता है तो उसकी सिक्योर्ड क्रेडिटर को भी जाके बताएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो जाकर के सिक्योर्ड क्रेडिटर को भी दे देगा। ऐसा इस पे लिखा हुआ है। फिर वंस अब देखिए यहाँ पे इसका नोटिस नोटिस ऑफ लॉन्चमेंट शैल बी सर्व्ड बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर और द अदर पर्सन टू द पर्सन फ्रॉम होम एन अपील इज एक्सपेक्टेड। मतलब ये जो नोटिस में डीआरटी और डीआरईटी को दे रहा हूँ कि कभी केवियट आए, कभी अपील आए तो आप मेरे को बताना, ये जो नोटिस है वो जाकर के किसको भी दे दूंगा, बोरोवर को भी दे दूंगा। फिर यहाँ लिखा है वंस द केवियट इज लॉन्च्ड with the DRT or DRAT as the case may be, such DRT or DRAT on the receipt of an application or appeal shall give notice to the person lodged caveat। मतलब DRT और DRAT उस नोटिस से देगा इसको क्रेडिटर को, कल को अगर जो ऑब्लिगर है जिसने पैसे देने थे वो जाकर के अपील फाइल कर देता है, फिर जो ऑब्लिगर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी शेयर कर दे। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 19 राइट टू कंपनसेशन। ठीक है। डीआरटी डीआरएटी कंपनसेट करेगी बोरोवर को अगर इफ इन केस आप गलती कर देते हैं। इन्फोर्समेंट, अब देखिए अभी सेंट्रल रजिस्ट्री में ना कब बकवास पॉइंट दे रखा है, बस इतना याद रख लें, सेंट्रल गवर्नमेंट एक रजिस्ट्री बनाता है। जैसे हमारे यहाँ वो है ना अपना रजिस्ट्री इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है हमारे पास आईबीसी में, तो वैसे यहाँ पर रजिस्ट्री है, सेंट्रल रजिस्ट्री क्या करती है, जो भी सिक्योरिटाइजेशन वगैरह होता है, आप कोई भी एसेट की सिक्योरिटी क्रिएट करते हो आप जाकर के सेंट्रल रजिस्ट्री में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाओ। इफ इन केस आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते सेंट्रल रजिस्ट्री में, तो कल को अगर डिफॉल्ट हो जाता है आपका, एनपी हो जाता है, तो आप जाकर के केस फाइल नहीं कर सकते सरफासी के अंदर डीआरटी में। क्यों? क्योंकि आपका जो रिकॉर्ड है वो सेंट्रल रजिस्ट्री के पास अब है ही नहीं, सेंट्रल रजिस्ट्री के पास आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और ये चीज़ बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा पूरा यहाँ पास कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देख लीजिए।
मतलब कुछ है नहीं है सच इसमें पढ़ाने जैसा। ठीक है, इसमें कुछ है वो बड़ा ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि कौन कौन से मैंने मान लीजिए बैंक ने कौन कौन से किसको किसको लोन दे रखे हैं, और उसके बेसिस पे सिक्योरिटी सरफासी नहीं लग सकता। जैसे मान लीजिए बैंक ने सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट कर रखा है एयरक्राफ्ट के ऊपर, वेसल के ऊपर, और पैसे दे रखे हैं आर्मी या आर्म फोर्स वालों को। तो क्या बैंक जाकर के आरसी को बोल सकता है कि भाई एक काम कर, मैं तेरे को बेच रहा हूँ, तू जा और एयरक्राफ्ट बेचा? पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसी कुछ चीजें जहाँ पर सरफासी एप्लीकेबल नहीं, कहाँ लीन के ऊपर, है ना, वेदर वेदर क्रिएटेड एज इंटर कॉन्ट्रैक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो लीन अगर आपने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है तो ऑलरेडी आपका पोजीशन, आप सरफासी में नहीं आ सकते। अगर आपने प्लेज क्रिएट कर रखा है, आप सरफासी में नहीं आ सकते। अगर आपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट कर रखी है एयरक्राफ्ट के ऊपर, वेसल के ऊपर, है ना, अंडर द मर्चेंट शिपमेंट एक्ट के अंदर, तो आप नहीं आ सकते। फिर इसके बाद लिखा है एग्रीकल्चरल लैंड। भाई हमारा किसान तो क्या ही बोलूं। ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड, आप एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर अगर आपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट कर रखा है, तो आप जाकर के लैंड बेच करके पैसे रिकवर करके एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को नहीं दे सकते। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी पैसे रिकवर करके बैंक को नहीं दे सकती। फिर अगर प्रॉपर्टी दैट कुड नॉट बी अटैच्ड अंडर सेक्शन 60 ऑफ सीपीसी, फिर वेयर द सिक्योरिटी इज क्रिएटेड नॉट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज। 1 लाख से ऊपर का ज्यादा ही नहीं है। मतलब ये है कि अगर आप बैंक से 1 लाख रुपए तक का लोन लेते हो और डिफॉल्ट कर देते हो, आपके ऊपर कोई केस नहीं है। ठीक है, मतलब सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, बट ऑब्वियस, लेकिन सरफासी में नहीं आ सकते, आईबीसी में नहीं जा सकते, सिविल कोर्ट में घिसते रह जाओ। फिर इसमें लिखा है आपकी, हाँ, सिविल सिविल खराब हो जाएगी भाई। फिर लिखना है वेयर द मेंटेनेंस इज। देखिए, अगर आपका मान लीजिए 100 रुपए का लोन था, 20 रुपए बचा, अब उसके लिए आप सरफासी का टाइम खराब करो तो गलत बात है भाई। तो आप 20% 20 के लिए नहीं आ सकते। लेकिन लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन ये होता है कि मान लीजिए 1 करोड़ का डिफॉल्ट था, 20 लाख रुपए बचा, यहाँ तो आपने 1 लाख रुपए में रखा है। क्या लिखा है, वेयर सिक्योरिटी इज क्रिएटेड नॉट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज। दैट मीन्स कि हमारे जो यहाँ पर जो 1 करोड़ की थी, इसमें सिक्योरिटी तो 1 लाख रुपए से ज्यादा की थी ना। भले ही 20% बचा है तो क्या, तब आप आ सकते हो। ऐसा लिखा हुआ है इसमें तो। ठीक है। अब फिर इसमें लिखा है ये सारे केस लॉ है, सब बकवास है, नहीं पढ़ना है। बस इसके बाद भी बहुत सारे केस लॉ है, लेकिन नहीं पढ़ना है। तो आपका इसी के साथ सरफासी होता है खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब तो ठीक है यार, 40 मिनट्स में।